एक यूजुअली क्वेश्चंस आते हैं मेरे पास कि हमारा स्पर्म काउंट 15 मिलियन के आसपास घूमता है, कभी नीचे चला जाता है, कभी ऊपर आ जाता है, क्या हम कंसीव कर पाएंगे या नहीं। तो सबसे पहली चीज़ समझना कि स्पर्म काउंट की तादाद जितनी अच्छी हो, जितनी ज़्यादा हो, उतना हमारे लिए कंसीव करना ईजी हो जाता है। बट उसके साथ हमारी कुछ चीज़ें मैटर करती हैं, जैसे कि मोटिलिटी और मॉर्फोलॉजी। अब मोटिलिटी और मॉर्फोलॉजी जो होती है वो बेसिकली एक मस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट होती है किसी भी स्पर्म की। अब उसके लिए मैं क्यों कहता हूँ ऐसा, उसके पीछे रीज़न है कि अगर मॉर्फोलॉजी या उसका स्ट्रक्चर स्पर्म का अगर ख़राब है तो वो अपनी डेस्टिनेशन पे पहुँच ही नहीं पाएगा। अगर उसकी स्पीड स्लो है तो भी अपनी डेस्टिनेशन पे नहीं पहुँच पाएगा। तो इसलिए मॉर्फोलॉजी मीन्स उसका स्ट्रक्चर और मोटिलिटी मीन्स कि उसका चलना फिरना आगे दौड़ने की तरफ। तो ये दोनों चीज़ें मैंडेटरी होती हैं। अब रह गई बात यहाँ पर कि 15 मिलियन के आसपास अगर आपके स्पर्म काउंट हैं भी और उसमें बहुत अच्छी मोटिलिटी और मॉर्फोलॉजी आ रही है और उसमें चांस है कि 1% मान के चलिए कि आप कंसीव कर सकते हैं, बट अबव 50 मिलियन होना चाहिए। एज पर WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन वो कहती है कि 15 मिलियन तक हम ओलिगोस्पर्मिया समझते ही नहीं हैं, क्योंकि 15 मिलियन तक कोई भी दिक्कत नहीं होती है। ये असेंडिंग डिसेंडिंग फॉर्म में मैं बता देता हूँ कि 15 मिलियन से अबव जो होता है उसको वो ओके नॉर्मल रिपोर्ट मानते हैं। 15 मिलियन से अगर नीचे चली जाती है कोई रिपोर्ट तो उसको ओलिगोस्पर्मिया की कैटेगरी में रख दिया जाता है। अब ओलिगोस्पर्मिया मीन्स कि आपके स्पर्म काउंट लो होना, शुक्राणु का कम होना और एक सीधा सेंटेंस में बोलूँ इम्पोटेंसी आना। अब रह गई बात यहाँ पर कि इससे ओवरकम कैसे करना है और सबसे पहली चीज़ समझना कि इससे रिकवरी कैसे मिल सकती है। देखो, समझना कि हमने अगर स्पर्म काउंट लो है तो उसके फैक्टर्स पकड़ने की कोशिश करनी है, क्योंकि फैक्टर्स पकड़ना हमारे लिए ईजी फैक्टर है सबसे पहले कि कंक्लूजन पे पहुंचना कैसे है। तो इसीलिए सबसे पहले समझो कि आपका शरीर बोल क्या रहा है। शरीर अलग अलग तरीके से आपको समझाने की कोशिश करता है, जैसे कि हम बहुत सारे पेशेंट्स अपनी क्लिनिकल प्रैक्टिसेस में भी देखते हैं। तो सबसे पहली जो प्रॉब्लम अराइज होती है वो होती है उनकी गट से। और गट क्या है कि वो कोलाइटिस का है या IBS का है या फिर हाइपर कॉन्स्टिपेशन का है, कुछ ऐसी ना ऐसी दिक्कतों के साथ आया हुआ होता है। जब हम उनके हिस्ट्री पार्ट लेते हैं तो हमें क्लैरिटी मिलती है कि यहाँ पर ये प्रॉब्लम्स है, ऐसी ऐसी प्रॉब्लम्स है। तो पहले हमने उस प्रॉब्लम को जज कर लिया। अब उस जजमेंट में क्या होता है कि मोस्ट ऑफ द पेशेंट को अगर गट से इश्यूज होते हैं तो वहाँ पर रिकवरी मिलना ईजी हो जाता है। अब कुछ पेशेंट्स का लीवर डिस्टर्ब रहता है, या फिर वो फैटी लीवर के पेशेंट हैं, या फिर उनकी लीवर की जो सिस्टम है वो ढंग से नहीं काम कर रहा, जिसकी वजह से भी हम इनफर्टिलिटी देखते हैं। तो वहाँ पर लीवर के ऊपर हमने इफेक्ट डाला। जहाँ पर भी आपकी LFT की रिपोर्ट ख़राब आ रही है विद स्पर्म काउंट के ख़राब होने से, तो अपने LFT के ऊपर काम करना स्टार्ट कर दो, मतलब लीवर फंक्शन पे। या लीवर फंक्शन टेस्ट आपकी अगर SGPT SGOT लेवल काफ़ी बढ़े हुए हैं तो इट मीन्स कि वो दिक्कत आपकी लीवर से अराइज हो रही है। तो ये कुछ चीज़ें होती हैं जिससे हम चेक कर सकते हैं कि अपनी प्रॉब्लम कहाँ पर स्टैंड करती है। अब रह गई बात यहाँ पर कोलाइटिस हो गई, IBS हो गया, आपका लीवर पार्ट हो गया। ये कुछ मेजर चीज़ें हैं जहाँ पर क्लिनिकल प्रैक्टिसेस में बहुत सारे पेशेंट्स को देखने को मिलता ही है। अब यहाँ पर इन पे काम चालू करते हैं तो A और B में पहुँचते पहुँचते आराम से वो ठीक हो जाते हैं। अब रह गई बात यहाँ पर कुछ चीज़ें जहाँ पर हम साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट भी देखते हैं। जैसे मैं बोल देता हूँ कि आपका जो हॉर्मोन्स हैं वो एज सच ढंग से नहीं कैलकुलेटिव मूव चल रहे हैं, जिसकी वजह से इश्यूज हम देख रहे हैं। अब हार्मोनल में जैसे कि FSH काफ़ी बढ़ा हुआ है, LH काफ़ी अपने लिमिट से काफ़ी बढ़ा हुआ है, टेस्टोस्टेरोन लेवल थोड़ा सा डाउन हो रहा है। अगर ऐसे भी कुछ डिस्टर्बेंस बॉडी में होते हैं तो भी हम लोअर साइड स्पर्म काउंट के होते हैं। तो यहाँ पर भी अगर हम देखें तो हम इन सारी चीज़ों को भी कैलकुलेट कर सकते हैं डे टू डे की लाइफस्टाइल को ठीक करके। अब डे टू डे की लाइफस्टाइल में क्या होता है कि हमारा स्लीपिंग डिसऑर्डर ठीक है या नहीं, पहली चीज़। दूसरा, क्या हम स्ट्रेसफुल ज़्यादा तो नहीं है कि सुबह से शाम काम काम काम, अपने लिए कुछ टाइम नहीं, फिर हम परेशान, फिर परेशानी के साथ घर में अलग चीज़ें प्रॉब्लम्स अराइज हो रही हैं, ऊपर से उसका स्ट्रेस और ज़्यादा लेकर हम अपनी बॉडी को ही क्रैश मोड पे लेकर चले जाते हैं। अगर ऐसा हो रहा है तो उसको हम ओवरकम कर सकते हैं अपने लाइफस्टाइल चेंजेस से। इसी के साथ अगर हम बहुत ज़्यादा हैवी ड्रिंकिंग कर रहे हैं या बहुत ज़्यादा हम, जिसे मैं बोलूँ कि स्मोकिंग कर रहे हैं, तो उसका इम्पैक्ट भी आपकी बॉडी में पड़ता है। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो लाइफस्टाइल की दिक्कत बन जाती है। अदरवाइज वो नॉर्मल है, हमारा स्पर्मेटोजेनेसिस सही चल रहा है, हमारे टेस्टिकल सही काम कर रहे हैं, बट हमारा लाइफस्टाइल ऐसा है कि जहाँ पर हम बॉडी से
इश्यूज या डिस्टर्बेंस देख रहे हैं। हमने इस सारी प्रॉब्लम में लाइफस्टाइल के ऊपर काम करना पड़ता है कि लाइफस्टाइल किस तरीके से बेटर चले, किस तरीके से हमारे होनी चाहिए, हमें 8-9 घंटे की नींद मिल रही है या नहीं मिल रही है, स्ट्रेस लेवल हमारा ज़्यादा तो नहीं है, अगर स्ट्रेस लेवल ज़्यादा है तो उसको कम कैसे किया जाए, मेडिटेशन कैसे की जाए, या फिर हम गाने सुने, या फिर हम कुछ भी ऐसी चीज़ करें जो हमारे लिए मी टाइम हो और जिसमें हमें अच्छा लगे और सुकून मिले। तो ये इस मोमेंट पे ठीक किया जा सकता है। अब इसके बारे में एक और इम्पैक्ट पड़ता है जहाँ पर हम स्पर्म काउंट को बोलते हैं कि डिस्टर्बेंस या ना होने की, वो है हमारी एक डाइट। अगर मेरी डाइट में सेलेनियम नहीं है, जिंक नहीं है, प्रोटीन नहीं है और इसके साथ विटामिन डी नहीं है, B12 नहीं है, तो समझ लेना मैं भी इनफर्टिलिटी कॉज कर सकता हूँ। अगर मैं एक टाइप का खाना रोज़ रोज़ खा रहा हूँ और बाहर का छोले भटूरे खा रहा हूँ तो मेरी बॉडी भी क्रैश मोड पे जाएगी, इनफर्टिलिटी कॉज करेगी। मेरे शुक्राणु को बनने में इन सारी चीज़ों का महत्व है, ये अपनी एक इम्पॉर्टेंस रखते हैं। ये सारे सप्लीमेंट अगर मेरी बॉडी को नहीं मिलते हैं तो मेरे शुक्राणु कम की तरफ जाते हैं। तो इसीलिए डाइट एक प्रॉपर होनी चाहिए जिसमें आपको ये सारी चीज़ें मिल जाएं और जिसकी वजह से अपने शुक्राणु को आप बढ़ा सकें। ईजी है, कोई मुश्किल नहीं है, सिर्फ 3 फैक्टरों पे काम करना है। क्या मैं स्ट्रेसफुल तो नहीं हूँ, दूसरा मेरा गट सही चल रहा है या नहीं चल रहा है, और थर्ड वन कि मैं जो खा रहा हूँ वो मेरे शुक्राणु बना रहे हैं या नहीं बना रहे। इसके अलावा हमें और किसी चीज़ के ऊपर नहीं जाना होता। बस इन 3 चीज़ों को आप समझ लो अपने शरीर में कि कौन सी चीज़ में मैं लैक कर रहा हूँ, और उसके बाद उस ट्रैक को पकड़ लो और उसी से आप अपने शुक्राणु को बढ़ते हुए खुद ही देख लोगे विदिन 3 मंथ्स में। इसके अलावा और कोई मेथड नहीं है कि आपके शुक्राणु को कोई ढंग से दवाइयाँ दे के बढ़ाए या कैसे भी बढ़ाए, वो बढ़ा सकता है। बट एक्चुअली देखा जाए, अगर आपने अपनी लाइफस्टाइल को नहीं किया, एक दिन अच्छे हैं, दूसरे दिन खराब है, ऐसे भी स्पर्म काउंट बनते हैं और ख़राब भी होते हैं। तो इसीलिए विदिन मंथ्स आप रिकवर हो जाओगे। इसी के साथ मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के, तब तक गुड बाय एंड टेक केयर।